Hello everyone, this is your biology teacher from your YouTube channel. Welcome back to your next video about the topic is saprophytes. Here I am going to discuss you the remaining part of saprophytes. In last video we had discussed about the saprophytic mode of nutrition, how saprophytes intake their foods. So now I am going to show you the different type of interactions, or we can say the relationship between the organism. uh, as we know about the saprophytes, here during the rainy season they spoil many things. जो saprophytes होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं रेनी सीजन में, क्योंकि आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो saprophytes होते हैं वो रेनी सीजन में, जो फंगस होती है वो रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। तो वो क्या करते हैं, उनको बहुत सारे फूड को और अदर मटेरियल्स को स्पॉइल कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेन्स ऑफ द फंगी इन योर हाउस। तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए कि कितने और क्या क्या जो और क्या क्या चीज़ जो फंगस है वो स्पॉइल कर सकती है, ख़राब कर सकती है, नुकसान कर सकती है हमारे घर पे। द फंगस स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगस स्पोर्स होते हैं, फंगस किससे ग्रो करती है, फंगस का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो स्पोर के थ्रू ग्रो करती है। तो वो स्पोर क्या होते हैं, जनरली वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। और जब वो वेट किसी गीली या फिर मॉइस्चर मतलब गीली या उमस भरी किसी चीज़ पे वो पड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं। तभी तो बोला जाता है कि जब रेनी सीजन में वो ज़्यादा ग्रो करते, क्यों? क्योंकि उनको मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी प्रॉपर वे में मिल जाती है, इसलिए वो ग्रो करते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या आप ये चीज़ फिगर आउट कर सकते हो, इस चीज़ का निष्कर्ष निकाल सकते हो कि वो कैसे हम उनसे अपने चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं, अपने फूड को या फिर अदर थिंग्स को हम कैसे बचा सकते हैं उनसे स्पॉइल होने से। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स, जैसे दिस वन पैराग्राफ, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं कि जो अपने शेयर शेल्टर को और न्यूट्रिएंट को शेयर करते हैं, शेल्टर को एंड न्यूट्रिएंट को शेयर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इस इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब कैसे कोई आपस में शेल्टर और न्यूट्रिएंट को शेयर कर सकता है? वो ऐसे कर सकता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत है लेकिन उसके पास वो फूड नहीं प्रिपेयर कर सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है। और दूसरा ऑर्गेनिज्म है, वो फूड प्रिपेयर कर सकता है लेकिन उसके पास शेल्टर नहीं है। तो वो दोनों एसोसिएशन कर सकते हैं ना, अगर उनका फूड उनको जो कंपोनेंट है वो सेम होंगे तो वो उनमें से एक फूड का प्रिपरेशन करेगा और दूसरा क्या करेगा, उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। इस टाइप की एसोसिएशंस को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्री। जैसे कुछ फंगस होती है, एग्जाम्पल के लिए वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, रूट्स में प्रेजेंट होती है ट्रीज़ की, जड़ों में प्रेजेंट होती है पेड़ों की। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। और वो क्या करती है, ये जो फंगस होती है, ये जो वो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। और ये उसके बदले में फंगस इनको क्या प्रोवाइड करती है, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है और वाटर का उनको ट्रांसपोर्ट करती है, वाटर प्रोवाइड करती है सॉइल से। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीज। ऐसी एसोसिएशन ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन ऑर्गेनिज्म का लाइकेंस, जैसे कि एक लाइकेन का भी एक एग्जांपल है, ये हमने प्लांट का एक एग्जांपल पढ़ा था, फंगस जब ट्रीज के साथ एसोसिएशन करती है। अब हम लाइकेंस को देखते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा। एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर यानी कि एक ऑर्गेनिज्म क्लोरोफिल कंटेनिंग है, जो कि एल्गी है, वो क्या करते हैं, कैपेबल है फोटोसिंथेसिस करने में।
एंड ए फंगस लिव टुगेदर, और एक फंगस होगी, वो दोनों आपस में साथ रहेंगे। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, जो फंगस होगी वो क्या प्रोवाइड करेगी, एल्गा को शेल्टर प्रोवाइड करेगी। वाटर एंड मिनरल्स, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स वो प्रोवाइड करेगी एल्गा को। इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड फूड विच इट प्रिपेयर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, और बदले में जो एल्गी होगी, जो एल्गा होगी वो क्या उसको प्रोवाइड करेगी, वो उसको फोटोसिंथेसिस से किया गया फूड प्रिपेयर उसको देगी। तो यहाँ आप अच्छे से समझ पाए हो कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो क्या होती है, किस तरीके से, और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प करके, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो अपने शेल्टर और न्यूट्रिएंट को शेयर करके इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखिए, इसमें क्या बताया गया है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिशबल इन द सॉइल, रिप्लेस्ड इन द सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे रिप्लेस्ड किए जाते हैं सॉइल में। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया गया है, रिप्लेनिश्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई है, मतलब रिप्लेनिश्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोबारा से उसकी फुलफिलमेंट कर देना। अगर, और किसकी फुलफिलमेंट, अब इसमें सॉइल के बारे में बात करी है और वो भी न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स की फुलफिलमेंट सॉइल में बार बार कैसे करेंगे, अब आपने कोई भी क्रॉप उगाई है अपने फील्ड में, और वो न्यूट्रिएंट का इंटेक कर लेगी, अब एक सीज़न के बाद फिर दोबारा से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूट्रिएंट सॉइल को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे जो हमारी क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो इसमें क्या, जैसे इसमें दिया गया है, हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स। आपने कभी देखा है कि खेतों में जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फिर मैन्योर होते हैं, उनको स्प्रेड करते रहते हैं, उनको, जो कि क्या करती है, वो न्यूट्रिएंट के लिए देते हैं हालांकि। एंड गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन एंड और इन पॉट्स, और गार्डनर्स भी जो होते हैं वो भी यूज़ करते हैं मैन्योर को और फर्टिलाइज़र को, जिससे उनकी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो करे। डू यू नो वाई दे आर एड टू द सॉइल, क्या आप जानते हो कि ये ऐसा क्यों करते हैं। तो इसमें आगे बताया जाएगा कि ये ऐसा क्यों करते हैं। देखिए पढ़ते हैं, यू लर्न दैट, excuse me, here you learn that plant absorb minerals nutrient from the soil। आपने ये पढ़ा है जो प्लांट होते हैं वो मिनरल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, सॉइल से। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन, तो उनका जो अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स का वो सॉइल से क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है सॉइल में। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, और जो फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, इनकी फुलफिलमेंट करते हैं, उन सॉइल को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन रिच द सॉइल, और ये कैसे पहुंच पाएंगे प्लांट्स के पास, ये सारे न्यूट्रिएंट कैसे पहुंच पाएंगे, जब हम इनको सॉइल में टाइम टू टाइम ऐड करते रहेंगे, तभी तो प्लांट इनटेक कर पाएगा। We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्लांट को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, उसको हेल्दी रख सकते हैं, अगर हम इनकी न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते रहें तो। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स, जो क्रॉप्स होती है उनको बहुत सारी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको प्रोटीन्स बनाने होते हैं। हमें क्रॉप से ही तो मिलते हैं बहुत सारे जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, क्रॉप से मिलते हैं। तो क्रॉप को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन का, क्योंकि उसको प्रोटीन बनाने हैं। आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, और जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब अपने जो क्रॉप है उसको हम काट लेते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाती है, सॉइल में जो नाइट्रोजन है वो कम हो जाती है। यू लर्न दैट थ्रू दो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लैनेटी इन द एयर, और आपको ये भी पता है कि मतलब जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एयर में काफ़ी पाई जाती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है उसको प्लांट्स इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते ना, जिस तरीके से वो
कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्यूबल फॉर्म, इनको नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है, डिजॉल्व फॉर्म में। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूबल फॉर्म। और वो क्या होते हैं, जो एक राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सॉल्यूबल फॉर्म में सॉइल में। और सॉइल से फिर क्या होता है, वो जो प्लांट्स होते हैं वो इजीली एब्जॉर्व कर पाते हैं उसको और अपने यूटिलाइजेशन में अपने यूटिलाइज कर लेते हैं उसको। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है वो खुद से फूड नहीं बना सकता। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो वो क्या करता है, जो ये प्लांट्स के एग्जांपल दिए गए हैं, इन प्लांट्स की वो जड़ों में क्या करता है, वो जड़ों में रहने लगता है। और वो क्या करेगा, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में प्लांट्स को प्रोवाइड करता रहेगा और वहाँ से उसको क्या मिलता रहेगा, खुद का न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुई ना। मोस्ट द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, जितनी भी पल्सेस होती है, मैंने प्रोटीन्स के बारे में बात करी थी ना, जो प्रोटीन प्रोवाइडिंग क्रॉप्स होती हैं सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, क्योंकि उनको प्रोटीन्स बनाने होते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो जो इसी तरह के जो पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे बैक्टीरियाज की। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। जो इन रिटर्न जो बैक्टीरियम होगा वो क्या, उसको क्या मिलेगा फिर अब वापस में, क्योंकि वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, तो प्लांट उससे क्या देगा, शेल्टर देगा और उसको फूड प्रोवाइड करेगा। दे दस हैव ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और हम बोल सकते हैं कि इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोल सकते हैं ना हम इसको। तो इन दोनों के पास जो बैक्टीरिया है और प्लांट है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। In the next video we will discuss about the remaining part of this chapter, the last video. Thanks.